मेरे पास अभी चंद सानियों की मोहलत थी। शायद रब्बे-जुल जलाल की जात कोई मौजज़ा दिखा दे, किसी तरह ये नामुमकिन बात मुमकिन हो जाए। ऐ मेरे परवरदिगार, अब तू ही मेरी मदद कर। और फिर वाकई मौजज़ा हो गया। जीप का मुझसे फासला मजीद बढ़ गया था और ये लगभग यकीनी दिखाई दे रहा था कि वो अगले चंद सानियों में चढ़ाई उबूर करके मेरी पहुंच से बाहर निकल जाएगी। मगर खुदा जाने ये दुर्गादास की ड्राइविंग की नापुख्तगी थी या दहशत ने उसके आसाब शल कर दिए थे। अच्छी खासी उम्मीद ही चढ़ाई के करीब पहुंचने के बावजूद जीप की रफ्तार में कमी न आई। मैंने देखा कि वो तूफानी तेजी से ढलवान पर चढ़ी, मगर निस्फ से कुछ ज्यादा चढ़ाई उबूर करते ही ढलवान का जाविया कुछ ज्यादा उमूदी होने की वजह से जीप का अगला हिस्सा एक झटके से उछला और जीप दाएं तरफ पलट गई। ताहम जीप की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि पहलू के बल गिरकर ठहर जाने की बजाय घन गरज के साथ तिरछे रुख पर कई बार लुढ़कती गई और बिलाखिर हमवार सब्ज़ार पर पहुंचकर एक बार सीधी हो गई। इस दौरान कलाबाजियां खाती जीप का इंजन बंद हो चुका था। मारधाड़ से भरपूर किसी बॉलीवुड फिल्म के किसी एक्शन सीन से मुशाबे ये मंजर देखते हुए मैंने मशीनी अंदाज में दौड़ते कदम बमुश्किल रोके। फूली हुई सांसों पर काबू पाने की कोशिश करते हुए गहरी नजरों से साकित खड़ी जीप का जायजा लिया। मैंने उस हौलनाक हादसे के दौरान में दुर्गादास के चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं सुनी थी, मगर हो सकता है उसकी चीखों पुकार इंजन की घूं घूं और जीप की बॉडी रेतली और पथरीली सतह जमीन से टकराने के शोर में दब गई हो। ये भी मुमकिन है कि उसे इब्तिदा में ही ऐसी मोहलक चोट लग गई हो जिसने उसके होशो हवास छीन लिए हों, मगर ये भी तो हो सकता है कि उसे कोई खास चोट न आई हो और सदमे का असर खत्म होते ही जीप से उतरकर भाग निकले। आखिरी कयास जहन में उतरते ही मैं तेजी से जीप की तरफ दौड़ा। मेरी उंगली पिस्तौल की लबलबी दबाने के लिए तैयार थी और नजरें जीप की ड्राइविंग साइड वाले दरवाजे पर जमी हुई थी। मैं चंद ही सानियों में जीप तक पहुंच गया, मगर मुझे कोई नकलो हरकत दिखाई दी और न ही मेरे कान कोई आवाज सुन सके। मैंने पिस्तौल की नाल का रुख ड्राइविंग सीट वाले दरवाजे की तरफ किया और फिर कदम बकदम आगे बढ़ने लगा। तभी मेरी नजर जीप के बगली आईने पर पड़ी। उसके साथ ही मेरे हलक से गहरी सांस खारिज हुई और पिस्तौल की नाल खुद ब खुद झुकती चली गई। मैंने ड्राइविंग सीट वाली खिड़की से अंदर झांका। मैंने बगली आईने से जो मंजर देखा था वो वाज़े सूरत में मेरे सामने था। दुर्गादास बज़ाहिर स्टीयरिंग के अकब में सही सलामत बैठा हुआ था, मगर उसकी गर्दन गैर फितरी अंदाज में दाएं तरफ मुड़ी हुई थी और उसकी जबान बाहर लटकी दिखाई दे रही थी। उसकी अजियत से भरी आंखें जिंदगी की चमक से महरूम थी। दुर्गादास में जिंदगी की रमक ढूंढने की मुझे जरूरत थी, न मेरे पास मोहलत। मैंने जीप का दरवाजा खोला और उसे घसीट कर जमीन पर डाल दिया। ड्राइविंग सीट पर बैठने के बाद गियर न्यूट्रल में लाकर इग्निशन में चाबी घुमाते हुए मेरा दिल धक धक कर रहा था। काश जीप के इंजन को कोई संगीन नुकसान न पहुंचा हो। गाड़ी स्टार्ट हो गई तो मेरा कीमती वक्त बच जाएगा। इंजन की हमवार घरघराहट सुनकर मेरा दिल खुशी से झूम उठा। सुनीता भवन की तरफ जीप दौड़ाते हुए मेरी नजरें सामने जमी हुई थीं और मैं दिल ही दिल में दुआएं कर रहा था कि हवेली के मरकजी दरवाजे पर पहुंचूं तो शांतुराम वहीं जख्मी कुत्ते की तरह पड़ा हो। मैंने सोच लिया था कि बेधड़क उस पर जीप चढ़ा दूंगा, मगर साथ ही साथ मेरा जहन इस खुशफहमी को मुस्तरद कर रहा था। दुर्गादास की गैर मुतवक्के हरकत ने शांतुराम को संभलने और भागने का मौका फराहम कर दिया है। अगर वो जान बचाकर अपने साथियों तक पहुंचने में कामयाब हो गया तो कुछ ही देर में राजशेखर अपने सारे कारिंदों के साथ सुनीता भवन पर धावा बोल देगा। उसके बाद प्रदीप सेन से निमट कर तीनों मगवी खवातीन को छुड़ाना तो एक तरफ, खुद मुझे अपनी जान के लाले पड़ जाएंगे। खतरनाक आतिशी हथियारों से मुसल्ला 7-8 तरबियत याफ्ता लड़ाकों का मुकाबला करना और उन्हें नीचा दिखाना बच्चों का खेल नहीं होगा। मेरा खदशा दुरुस्त साबित हुआ। जीप हवेली के सामने पहुंची तो मुझे शांतुराम वहां कहीं दिखाई न दिया। हवेली का बड़ा दरवाजा खुला था, मगर अब मुझे सर पर मंडलाते नए खतरे की फिक्र पड़ गई थी। मैंने शांतुराम को काफी शदीद ज़रबें पहुंचाई थी। उसके बावजूद सर पर मंडलाती मौत का खौफ और इंतकाम की आग इंसान को वक्ती तौर पर गैर मामूली जोश जज्बे और तवानाई अता कर सकती है। वो अंधाधुंध भागे तो 10-15 मिनट में अपने ठिकाने पर पहुंचकर राजशेखर और साथी बदमाशों को सब कुछ बता सकता है। ये संगीन अंदेशा अपनी जगह, लेकिन ऐन मुमकिन है वो अपनी किसी चोट की वजह से तेज न चल पा रहा हो सकता है वो अभी वहां न पहुंच सके और मैं उसे रास्ते में ही मार गिराने में कामयाब हो जाऊं। मगर मेरे पास ज्यादा सोचने समझने की मोहलत बिल्कुल नहीं है। मुझे बिला ताखिर उसके पीछे रवाना हो जाना चाहिए। वो अगर पहुंच भी गया हो तो ऐन मुमकिन है उसके कुछ कहने सुनने से पहले मैं उनके सरों पर पहुंचने में कामयाब हो जाऊंगा। मैंने जीप वहीं छोड़कर अपनी ब्यूक में अगला मरहला मुकम्मल करने का सोचा, लेकिन फिर एक ख्याल मेरे जहन में आने पर मैंने वो इरादा तर्क कर दिया और बरक रफ्तारी से जाकर स्टेन गन और उसका इजाफी मैगजीन साथ लाने पर इक्तफा किया।
मेरे अंदाजे के मुताबिक अभी पहले वाले मैगजीन में भी अच्छी खासी तादाद में गोलियां मौजूद थीं। ताहम मुझे अंदाजा था कि बैक वक्त कई बदमाशों से टकराव मुमकिन है, लिहाजा मैंने एन मार्का आरआई के दरमियान मैगजीन खाली होने के डर से नया लोडेड मैगजीन स्टेन गन में चढ़ाना बेहतर समझा। साथ ही लीवर खींचकर उसे गोलियां बरसाने के लिए तैयार भी कर लिया। ताहम मैं सेफ्टी लॉक लगाना नहीं भूला था। चंद ही सानियों के बाद प्रदीप सिंह की ताकतवर जीप पुख्ता सड़क पर तूफानी रफ्तार से दौड़ रही थी। मेरी नजरें उससे भी कहीं ज्यादा तेजी से सड़क के दाएं तरफ और बाएं जानिब दूर दूर तक शांतुराम को ढूंढ रही थी। ठीक है, वो बहुत सख्त जान होगा, लेकिन मेरी लगाई हुई जरबें इतनी नाकारा, इतनी बेअसर तो हरगिज नहीं थी कि वो इतनी जल्दी संभल कर अरबी घोड़े की तरह दौड़ने लगे। उसे अभी रास्ते में ही मिल जाना चाहिए। हत्तुल इम्कान कोशिश के बावजूद मुझे शांतुराम कहीं दिखाई न दिया। यहाँ तक कि राजशेखर और उसके हवारियों का ठिकाना करीब आ गया। अब किसी भी लम्हे उनमें से किसी से मेरा सामना हो सकता था, इसलिए मैंने एहतियातन रिहायशी बैरकों से लगभग 100 गज पहले जीप सड़क से नीचे उतार कर पीपल के एक पेड़ के नीचे खड़ी कर दी और स्टेन गन शाने से लटकाए पिस्तौल संभाले नीचे उतर आया। मुझे बखूबी इतराक था कि अब शिकार करने और शिकार होने में बस लम्हे भर का फर्क होगा। अगर मेरे दुश्मनों में से कोई मुझे पिस्तौल संभाले इस तरह मशकूक अंदाज में इधर उधर मंडलाते देख लेता तो उसके लिए कम से कम इतना भांपना तो जरा भी मुश्किल न होता कि मेरे इरादे ठीक नहीं है। उसके बाद जो कुछ भी होता मेरे लिए कुछ ज्यादा खुशगवार न होता। दूसरी तरफ मेरे लिए ये मुश्किल थी कि मैं किसी दुश्मन को देखते ही बेदरेख गोली नहीं चला सकता था। खा वो बचता या मारा जाता, फायरिंग की आवाज सारे बदमाशों को चौकन्ना कर देती और उन सब से एक साथ मुकाबला करना मेरे लिए आखिरी मार्का साबित होता। मैं अपनी तरफ से हर मुमकिन एहतियात बरतते हुए आगे बढ़ता गया, मगर हैरत अंगेज तौर पर मुझे राजशेखर या उसका कोई साथी बदमाश दिखाई न दिया, हत्ता कि मैं बैरकों के बिल्कुल करीब पहुंच गया। ये सूरत हाल मेरे लिए बेहद हैरत अंगेज बल्कि पुरस्कार बनती जा रही थी। ये 7-8 लोग एक साथ कहाँ छुपे हैं? मैं दबे पांव आगे बढ़ा और बैरकों की दरमियानी राहदारी में झांका। वहाँ मुकम्मल सन्नाटा था। मैंने अचंबे पर काबू पाते हुए सीढ़ियों की तरफ कान लगाकर ऊपरी हॉल से आने वाली कोई आवाज सुनने की कोशिश की, मगर वहाँ भी किसी ज़ी रूह की मौजूदगी के आसार महसूस न हुए। मैं उसी तरह बिल्ली किसी बे आवाज चाल चलता मुख्तलिफ कमरों में झांकता बैरकों के अकब में पहुंच गया। मुझे वहाँ भी प्रदीप सिंह का कोई पालतू लड़ाका कपड़े धोता, नहाता या वॉलीबॉल खेलता दिखाई न दिया। अब मेरा ताज्जुब दिमाग शल करने की हद में दाखिल हो रहा था। खुदा जाने ये सब क्या तिलिस्म है। यूं लग रहा है जैसे किसी घाघ साहिर ने जादू फूंक कर उन सबको हवा में तहलील कर दिया हो। तभी मुझे ख्याल आया और मैं तेजी से पलटकर एक बड़े कमरे की तरफ आया और अंदर झांककर गहरी नजरों से जायजा लिया। उसके साथ ही मेरी हैरत दो चंद हो गई। मुझे लगभग 8-10 राइफलें और 12 बोर पंप एक्शन शॉटगन ने दीवारों के साथ इस्तादा और खूंटियों पर टंगी दिखाई दी। उनके गोलियों वाले पट्टे और कैनवस बैग भी वहीं मौजूद थे। उन सब पर ऐसी कौन सी आफत आ गई कि उन्हें यहाँ से रुखसत होते हुए अपने हथियार साथ ले जाने का भी मौका न मिल सका। हालांकि वो सब तो अहाते के अंदर भी आदतन हथियार उठाए घूमते दिखाई देते हैं। आखिर ये सब चक्कर क्या है? ये सब अनहोनी की वजह कोई भी रही हो, लगभग सारे असलहे की मौजूदगी का बचश्मे खुद मुशाहिदा करने के बाद मेरे जहन से तनाव कुछ कम हो गया। मेरे दुश्मन जहाँ हैं इस वक्त निहत्ते हैं। ये मुनासिब तरीन वक्त है कि मैं उन्हें ढूंढ कर मार गिराऊं, या उन सब ने अहाते के अकबी हिस्से से गुजरने वाली नहर में पैराकी के मुकाबले का एहतमाम कर रखा हो। ये तो उनका पसंदीदा मशगला है। ये कयास मेरे दिल को लगा। मैं तेजी से अकबी बागीचे से गुजरा और आगे बढ़ने लगा। मेरी नजरें बदस्तूर आसपास का जायजा ले रही थी। कोई निस्फ फरलांग के बाद वो पगडंडी आने वाली थी जो मुझे सीधी नहर के पुल पर ले जाती। वहीं से छलांग लगाकर पैराकी के मुकाबले का आगाज हुआ करता था। मैं अभी पगडंडी पर चढ़ा ही था कि अचानक मुझे अपने दाएं तरफ खासे फासले से किसी के जोर जोर से बोलने की आवाज सुनाई दी। फासला ज्यादा होने की वजह से मुझे अल्फाज तो वाज़े तौर पर सुनाई नहीं दिए, लेकिन मैं ये जरूर शनाख्त करने में कामयाब रहा कि वो शख्स हिंदी में बात कर रहा है। मेरा दिल तेजी से धड़का। ये शख्स इस बयाबान में किससे और क्यों झगड़ रहा है? लहजा बता रहा है कि ये शदीद इश्तियाल में है। मैं तेजी से उस आवाज के रुख पर आगे बढ़ने लगा। शायद जिन बदमाशों की मुझे तलाश है वो नहर की तरफ नहीं बल्कि किसी वजह से इस तरफ पहुंचे हुए हैं। एन उसी वक्त मैंने किसी और को भी जवाब में गुस्से से चीखते सुना। यकयक मैंने जवाब में चीखने वाले उस दूसरे शख्स को आवाज की मदद से पहचान लिया। वो राजशेखर था। वो भी उस वक्त हिंदी में ही चिंगाड़ रहा था। मुझे उसके कुछ अल्फाज भी समझ में आ गए। वो किसी रघु को गंदे अलकाबात से नवाजते हुए उसे नमक हराम होने के ताने दे रहा था।
रघु ने राजशेखर को पहले से भी ज्यादा जारहाना लहजे में तुर्की बतुर्की जवाब दिया। उसकी आवाज ज्यादा बुलंद होने और इस दौरान में मजीद फासला तय कर लेने की वजह से इस मर्तबा मुझे उसके अल्फाज खासे वाज़े सुनाई दिए। अबे सेठ के गुलाम, बताता क्यों नहीं? मैं अपने जिगरी यार हेमंत के घर वालों को उसकी मौत का क्या कारण बताऊं? कह दूं कि एक बाजारी औरत उठाकर लाने की कोशिश में उसकी जान चली गई? बता दूं कि हमने किसी अंतिम पूजा के बगैर उसकी अर्थी एक बयाबान में जला दी? क्या हम ऐसे घिनौने काम के लिए अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर इस जंगल में कैदी बने बैठे हैं? अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं? ये सुनकर राजशेखर ने भड़क कर कहा, बक बक बंद करो 2 टके के कुम्हार। तुमने कभी सपने में भी इतनी पगार देखी है? सेठ से भारी कैश लेते हो तो उसका हर आदेश भी मानना पड़ेगा। यह सुनकर रघु ने चीख कर कहा, हमको जान जोखिम में डालकर कमाई करना स्वीकार है, परंतु हम ऐसे गंदे काम के लिए अपनी जान नहीं देंगे। ये कंजरों वाला काम तुम ही करो। ये सुनते ही राजशेखर चिंघाड़ने के अंदाज में गालियां बकते हुए रघु पर टूट पड़ा। मैं इस असना में उनके इतना करीब पहुंच चुका था कि मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। मुझे वहाँ 6 अफराद दिखाई दिए। उनमें से 2 आपस में गुत्थम गुत्था थे। वो दोनों एक दूसरे को गालियां बकते हुए लातें और घूंसे चला रहे थे, जबकि बाकी 4 उनकी लड़ाई का तमाशा देख रहे थे। तभी मैंने देखा कि राजशेखर अपने मजबूत जिस्म, बेहतर कद काठ और मारपीट में महारत की वजह से रघु पर गालिब आ रहा है। देखते ही देखते मुकाबला यकतरफा हो गया। अब रघु जमीन पर पड़ा था और राजशेखर मुगल्लजात बकते हुए एक के बाद दीगरे उसे लाते मार रहा था। ऐसा लग रहा था कि इश्तियाल के आलम में वो रघु की जान ले लेगा। तभी बाकी 4 में से एक आगे बढ़ा और राजशेखर को तहम्मुल से काम लेने को कहा, लेकिन जवाब में राजशेखर ने चीख कर कहा, तुम पीछे हट जाओ सदाशिव, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे टोले में किसी गद्दार की जगह नहीं है। ये कहते ही वो एक बार फिर रघु को उछल उछल कर लाते मारने लगा। सदाशिव ने रघु को अपनी आड़ में लेकर बचाने की कोशिश की तो राजशेखर उस पर भी टूट पड़ा। देखते ही देखते वहाँ एक नया दंगल शुरू हो गया। ताहम सदाशिव ज्यादा देर मुकाबला न कर सका। अब राजशेखर बारी बारी उन दोनों को ठोकरें मार रहा था। बिलाखिर उसकी ताकत जवाब दे गई। उसने हाँपते हुए अपने तीनों मातहतों को तेलुगु में कोई हुक्म दिया। कुछ ही देर में रघु और सदाशिव के हाथ पांव रस्सी से जकड़े जा रहे थे। इस दौरान मोहतात अंदाज में आगे बढ़ते हुए मैं उनसे महज 30-40 गज की दूरी तक पहुंच गया। मैंने फिलहाल मजीद आगे बढ़ने का इरादा तर्क करके खुद को पास पास उगे कीकर के 2 दरख्तों की आड़ में छुपा लिया। अब मुझे तरतीब से रखा गया लकड़ियों का एक बड़ा सा ढेर भी नजर आ गया था। उसके पास मौजूद बड़ी सी गठरी नुमा चीज शायद सरस्वती की हवेली में महिपाल की गोली का निशाना बनने वाले हेमंत की लाश थी। इस दौरान में मेरे देखते ही देखते महिपाल के साथियों ने आसपास से जमीबोस दरख्तों की टहनियों और झाड़ियों की मदद से लकड़ियों के ढेर को बहुत बड़ा कर दिया। मैं उस सारी कार्रवाई का मतलब समझने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक मैंने सदाशिव के जोर जोर से रोने और गिड़गिड़ा कर जान बख्शी की इल्तिजा करने की आवाज सुनी। रघु में तो शायद आवाज निकालने की सकत भी नहीं रह गई थी। मैंने गौर से सुना तो दहशत से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सदाशिव की आहो बुका का मफहूम ये था कि उन दोनों को जिंदा जलाने का जुल्म न करे। तभी राजशेखर ने गरज कर कहा, मैं तुम दोनों को ये आसान मौत देकर कृपा ही कर रहा हूँ। तुम्हें क्या पता प्रदीप सेठ तुम जैसे आस्तीन के सांपों को किस तरह तड़पा तड़पा कर मारता है। सदाशिव चीखा और मेरे देखते ही देखते राजशेखर के तीनों साथियों ने पहले हेमंत की लाश और फिर बुरी तरह जकड़े रघु और सदाशिव को उठाकर लकड़ियों के ढेर पर डाल दिया। अब सिर्फ उन पर आतिशगीर स्याल उंडेलने और दिया सिलाई दिखाकर किस्सा तमाम करने का मरहला रह गया था। मामला अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया था। मैंने पिस्तौल जेब में उड़सा और स्टेन गन शाने से उतार ली। मैंने फायर सिलेक्शन की नॉब सेफ्टी से हटाकर ऑटो पर करके आहनी दस्ता अपने कांधे और छाती के संगम पर मजबूती से जमाया और फिर शिस्त पर नजरें जमा ली। उन 4 में से 2 लकड़ियों के ढेर के पार एक दूसरे के करीब खड़े थे। राजशेखर तीनों चिताओं के सरहाने की तरफ था, जबकि उसका चौथा साथी पैरों की जानिब खड़ा था। मैंने पहले बदमाशों की जोड़ी का निशाना लिया और स्टेन गन की लबलबी दबा दी। मेरे शाने पर धाती जरब लगी। उसके साथ ही करीह तड़तड़ाहट के साथ मेरा खुदकार हथियार गोलियां बरसाने लगा। उसका लीवर बरक रफ्तारी से आगे पीछे गर्दिश कर रहा था और गोलियों के खोल दाएं तरफ उछल रहे थे। ब्रस्ट चलते ही फजा में लगभग एक साथ 2 कर्बनाक चीखें गूंजी और मेरे निशाने पर मौजूद दोनों बदमाश अजीब से अंदाज में लहराते हुए जमीन पर ढेर हो गए। मैं उन दोनों के गिरने से पहले ही लबलबी पर अंगुश्त शहादत का दबाव खत्म कर चुका था। फजा में यकलख्त छा जाने वाला सन्नाटा बहुत गैर फितरी लगा। राजशेखर और उसके साथी का दम बखुद होना तो बनता ही था। खुद मैं भी चंद लम्हों के लिए गोया मुंजमिद हो गया।
फिर मैंने अपने सनसनाहट के शिकार आसाब को झंझोड़ा और स्टेन गन का रुख रघु वगैरह के कदमों की तरफ खड़े बदमाश की तरफ कर दिया। इस दौरान में शायद छठी हिस्स की रहनुमाई पर उसकी नजरों का रुख भी मेरी तरफ हो चुका था। मैंने उसकी आंखों में मौत के खौफ की सफेदी देखी, तहाँ मैं इस असना में लबलबी दबा चुका था। गोलियों की कतार स्टेन गन की नाल से खारिज होते ही मैंने ब्रस्ट छोटा रखने की कोशिश में लबलबी पर से दबाव जल्दी खत्म कर दिया, मगर यही कोशिश मेरी गलती साबित हुई। फायरिंग रोकने की उजलत में मेरा निशाना भी उचट गया और गिनती की चंद गोलियां उस बदमाश के आसपास और ऊपर से गुजर गईं। इससे पहले कि मैं निशाना मजीद साध कर मजीद गोलियां चलाता, वो बदमाश मुड़ा और अंधाधुंध दरख्तों के करीबी झुंड की तरफ दौड़ पड़ा। मुतहरिक हदफ पर ठीक निशाना लगाना आसान नहीं होता, लिहाजा मैंने जल्दबाजी में ब्रस्ट मारने की बजाय तवज्जो से निशाना बांधा और अगले 1-2 सानियों में उसके आगे बढ़ जाने को जहन में रखकर एक बार फिर लबलबी दबा दी। अगले ही लम्हे मेरी स्टेन गन ने मौत का कहकहा लगाया और उसके साथ ही उस बदमाश के जिस्म ने एक जोरदार झटका खाया और फिर वो जमीन पर गिरने के बाद अपने जोर में पलटनियां खाते हुए कई गज आगे तक चला गया। मेरे अंदाजे के मुताबिक कम से कम 2-3 गोलियां उसकी पुश्त में पैवस्त हो गई थी। मैं उस शिकार की हलाकत का इत्मीनान होने पर राजशेखर की तरफ पलटने ही वाला था कि यक के बाद दीगरे 2 धमाकों से जंगल लरज उठा। उसके साथ ही मुझे आड़ फराहम करने वाले कीकर के एक पेड़ का तना उधड़ गया। दोनों गोलियां मुझसे बस 8-10 इंच फासले पर तने में पैवस्त हुई थी। सूरत हाल का इदराक होते ही मैंने खुद को उसी तने के अकब में पूरी तरह छुपा लिया। हालांकि बचाव की ये कोशिश बादस वक्त थी। गोली चलाने वाले का निशाना दुरुस्त था, बस जाविये की पेचीदगी ने मेरी जान बचा ली। मैंने अंदाजा लगाया कि वो गोलियां 38 बोर के रिवॉल्वर से चलाई गई हैं और ये फायर करने वाला बिलाशुबा राजशेखर ही हो सकता है। उस घाघ लड़ाके ने बहुत मुख्तसर वक्त में न सिर्फ पूरी सूरत हाल समझ ली, बल्कि इस बराए नाम मोहलत में जवाबी कार्रवाई भी कर डाली। उसका रिवॉल्वर मेरे खुदकार हथियार की तरह गोलियों की बौछार तो नहीं कर सकता था, लेकिन दुरुस्त निशाने पर पहुंचकर उसकी एक ही गोली मेरा काम तमाम कर सकती थी। गोया अब मुकाबला लगभग बराबर का था। राजशेखर को अचानक निशाना बनाने की सबकत मुझसे छिन चुकी थी, बल्कि अब उसे फौकियत हासिल थी, क्योंकि वो उस जगह के हर गोशे से वाकिफ था और उसे मुझसे निमटने के लिए कोई उजलत भी नहीं थी। यही नहीं, वो मेरी पोशीदगी के मकाम से भी वाकिफ था और मैं नहीं जानता था कि वो इस दौरान में दौड़कर कहाँ जा छुपा है। उसने साबित कर दिया था कि उसे हथियार के इस्तेमाल में भी वाकई महारत हासिल है। सूरत हाल महज चंद सानियों में मेरे लिए खतरनाक रुख इख्तियार कर गई थी। मुझे एतराफ करने में कोई यार नहीं कि ये सब मेरे वहम गुमान में भी नहीं था। अब हर गुजरता लम्हा मेरे लिए खतरात बढ़ा रहा था। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जान छुड़ा कर निकलना था, जबकि राजशेखर इत्मीनान से छुपकर कुमक का इंतजार कर सकता था। ऐन मुमकिन है खुद बरदीप सिंह को भी उस सारे हंगामे की सुनगुन मिल गई हो। उसके लिए एक फोन करके दर्जनों मुसल्ला बदमाश मंगवा लेना बच्चों का खेल है। मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। मेरी जिंदगी और मौत तो एक तरफ, वो तीनों बदकिस्मत खवातीन हमेशा के लिए एक जिल्लत भरी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएंगी। इस तरह की लहर इतनी शदीद थी कि मैंने बगैर सोचे दरख्त के पीछे से झांक कर राजशेखर को तलाश करना चाहा। ऐन उसी वक्त धाएं धाएं करके 2 गोलियां चली, जिनमें से एक शायद मेरे सर के करीब से गुजरी, जबकि दूसरी एक बार फिर उसी दरख्त की छाती में उतर गई। मैं एक बार फिर दरख्त की आड़ में हो गया। ताहम इस हिमाकत का मुझे ये फायदा हुआ कि मुझे राजशेखर के ठिकाने का पता चल गया। वो 2 बड़े से दरख्तों के दरमियान उगी झाड़ियों में पोशीदा था। उसके इर्द गिर्द भी लगभग 10-15 फुट के दायरे में घनी झाड़ियां उगी हुई थी। मैंने 10-15 सानियों के वक्फे से दूसरे दरख्त के पीछे से इंतहाई एहतियात से झांक कर देखा। मुझे राजशेखर तो दिखाई न दिया, अलबत्ता बगौर जायजा लेने से मुझे उसके पिस्तौल के नाल की झलक नजर आ गई। वो मुझे निशाना बनाने के लिए शायद दूसरे दरख्त की तरफ ही नजरें जमाए बैठा हुआ था। एक कोहना मश्क जंगजू होने के बावजूद उससे इंतहाई भयानक गलती सरजद हो गई, जिसका उसे संगीन खमियाजा भुगतना पड़ा। मैंने अपनी स्टेन गन सीधी की और पूरी तवज्जो से रिवॉल्वर की नाल का निशाना बांधने के बाद लबलबी दबा दी। मुझे लम्हा भर में अंदाजा हो गया कि मैं अपना टारगेट हिट करने में कामयाब हो गया हूँ। यके बाद दीगरे बरसती गोलियों के धमाकों के दरमियान में एक करीह चीख सुनाई दी। ताहम मैंने लबलबी पर दबाव बरकरार रखा, हत्ता कि मैगजीन की आखिरी गोली भी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई और स्टेन गन हिचकी लेकर खामोश हो गई। मैं एक बार फिर दरख्त की ओट में हो गया और स्टेन गन शाने पर लटका कर कुछ देर इंतजार करता रहा, मगर राजशेखर की तरफ मुकम्मल सन्नाटा था। अगर वो जख्मी होता तो उसके कराहने की आवाजें लाजिमन सुनाई देती। मैंने दूसरे दरख्त के अकब से एहतियात से झांक कर देखा तो स्याह रंग का रिवॉल्वर झाड़ियों से बाहर पड़ा दिखाई दिया।
मेरे अंदाजे के मुताबिक वो एनफील्ड 2 मॉडल का बरतानवी साख्ता रिवॉल्वर था। उस ताकतवर और हलाकत खेज मगर खूबसूरत हथियार पर नजर पड़ते ही मेरे हलक से बेइख्तियार गहरा सांस खारिज हुआ। गोया खेल वाकई खत्म हो गया। चंद ही सानियों के बाद मैं अपना पिस्तौल संभाले उन झाड़ियों की तरफ बढ़ रहा था। मैंने झाड़ियां हटाई तो एक हैबतनाक मंजर सामने था। जो कुछ देखा उसके मुताबिक राजशेखर को कम से कम 3 गोलियां लगी थीं, एक छाती में, एक खोपड़ी में और तीसरी चेहरे पर। मैं उसकी मस्खशुदा लाश ज्यादा देर न देख सका। मैंने राजशेखर का रिवॉल्वर उठाया और झाड़ियों से वापस पलट आया। अब मेरा रुख लकड़ियों के उस ढेर की तरफ था जिस पर हेमंत की चिता और 2 नीम मुर्दा अफराद मौजूद थे। मुझे हथियारों समेत सर पर मौजूद पाकर सदाशिव की आंखें खौफ से फैल गईं। कुछ ही देर पहले उसके अतराफ जो मौत का खेल खेला गया था उसे उसका बखूबी इदराक होगा। ऐसे में उसका अपनी सलामती के लिए दहशतज़दा होना ऐन फितरी था। अलबत्ता रघु फिलहाल गालिबन सोचने समझने की सकत से महरूम था। तभी सदाशिव ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, भगवान के लिए मुझे मत मारो सुप्रो जी मेरी। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, चिंता न करो सदाशिव, मैंने तुम दोनों की जिंदगी बचाने के लिए ही तो इन बदमाशों का काम तमाम किया है, मगर मैं फिलहाल तुम दोनों के हाथों को खोलकर तुम्हें आजाद नहीं कर सकता। मेरी बात सुनकर वो परेशान हो गया। बोला, परंतु क्यों सुप्रो जी, हम तो आपके आभारी हैं, हम आपको किसी कष्ट में कैसे डाल सकते हैं। मैंने बेतासुर लहजे में कहा, तुम इसे मेरी मजबूरी समझो। अच्छा, अब तुम मेरी बात गौर से सुनो। तुम दोनों को ज्यादा देर यहाँ बंधा नहीं रहना पड़ेगा। अभी 1-1.5 घंटे के अंदर यहाँ पुलिस की रेड पड़ने वाली है। अगर तुम दोनों इसी हालत में पुलिस को मिलो तो ये तुम्हारे हक में ज्यादा बेहतर है। मेरा मशवरा है कि तुम दोनों पुलिस को सब कुछ सच सच बताकर प्रदीप सेन के खिलाफ गवाह बन जाओ। इससे तुम जेल में जाने से बच जाओगे। इलाके का नया डीसीपी बहुत भला आदमी है, वो प्रदीप सेन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। सदाशिव ने लज्जाजत भरे लहजे में कहा, हम ऐसा ही करेंगे सप्रो जी, परंतु अगर आप मेरे हाथ पैर खोल दें तो बड़ी कृपा होगी। ऐसा न हो कि पुलिस को पता ही न चले कि हम यहाँ बंधे पड़े हैं और हमारा भूख प्यास के मारे देहांत हो जाए। मैंने उसे कोई जवाब देने के बजाय आगे बढ़कर उसे मुंह के बल लिटा दिया। उसे दोबारा सीधा करने के बाद मैंने कहा, चिंता न करो, तुम्हारे गठबंधन ज्यादा पेचीदा नहीं है। जोर आजमाई करोगे तो ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में खुद को आजाद करवा लोगे। मगर मेरा फिर भी मशवरा वही है कि इसी हालत में पुलिस के आने का इंतजार करो। सदाशिव शायद मुझे कायल करने की मजीद कोशिश करता, मगर मेरे पास मजीद बहस का वक्त नहीं था। मैं वापस मुड़ा और हत्तुल इम्कान तेजी से जीप की तरफ चल पड़ा। मेरी मुहिम का सबसे नाजुक और शायद सबसे कठिन मरहला अभी बाकी था और मैं इन बखेड़ों में पहले ही बहुत कीमती वक्त जाया कर चुका था। मैं अब अपनी समझ के मुताबिक मुख्तसर तरीन रास्ता इख्तियार करते हुए आगे बढ़ रहा था। मैंने इस दौरान में स्टेन गन का खाली मैगजीन हटाकर पुराना मैगजीन चढ़ा लिया। मेरे अंदाजे के मुताबिक उसमें कम से कम 10-12 गोलियां अभी बाकी थीं। मैं रिहायशी बैरकों से लगभग 50 गज के फासले से गुजरा। अब मुझे दोबारा सड़क पर चढ़ना था। उसके बाद मैं कुछ ही देर में अपने ज़ेरे कब्जा प्रदीप सेन की जीप के पास पहुंच गया।